इस ठरकी चौकीदार ने अंबानी के 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। यानी गरीबों के लिए चवन्नी नहीं है इसके पास। उधर से जो चंद्रशेखर आजाद है ये बेवकूफ बनाता रहा, नहीं 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 बैठे रहो, हम तो, हमारी पार्टी तुम्हारा साथ देगी, हम तुम्हारा साथ देंगे। तू लाशों का सौदा करेगी, चाहे हम हिंदू हो, चाहे हम मुसलमान हो, चाहे हम सिख हो, चाहे हम ईसाई हो, चाहे हम पारसी हो, हम खुदा को मानते हैं। चाहूंगी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है कि चाइना की जो उड़ानें हैं इस वक्त जैसलमेर यानी राजस्थान के ऊपर से उड़ती हुई देखी गई। राजस्थान कितनी दूर है, क्या अब इनके इतने हौसले बढ़ गए हैं चाइनीज़ के कि ये जो है वो राजस्थान तक आ गए हैं। जैसलमेर पे इनके लड़ाकू विमान बिल्कुल जस्ट अभी देखे गए हैं और हमारा जो तवायफ मीडिया है ये सिर्फ चंगासी 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 कर रहा है और हमारा चौकीदार, बुढ़ा चौकीदार को, बल्कि नहीं ठरकी चौकीदार को, ये जो हमारा ठरकी चौकीदार है ये कह रहा है कि नहीं, भारत की 1 इंच ज़मीन भी चाइना ने नहीं ली है। यानी हमारा ठरकी चौकीदार जो ये कह रहा है चाइना जो है, जो भारत में आया वो उसकी अपनी ही ज़मीन थी। मतलब ठरकी जो है पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करते हैं बीजेपी वाले, पता नहीं कौन सा घटिया नशा करते हैं ये आरएसएस वाले कि इन्होंने पूरे भारत को बेच दिया, पूरे भारत को बर्बाद कर दिया। हमारे हाथ से, मैं आपको शायद 1 महीने से अपडेट दे रही हूँ, मैं आपको 1 महीने से बता रही हूँ कि चाइना जो है वो लद्दाख में घुसा पड़ा है, हमारी गलवाहल झील उसने कब्जा ली है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन उसमें जा रहा है वो और इनको भी कब्जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे भी उसने अपनी आर्मियाँ घुसा दी हैं। लेकिन हमारा जो ठरकी चौकीदार है, चाय वाला चौकीदार, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो कह रहा है नहीं भाई, चाइना ने हमारी 1 इंच ज़मीन भी नहीं ली। और हमारे ठरकी चौकीदार के इस स्टेटमेंट से हमें इतना बड़ा लॉस हुआ कि पूरे चाइना में जो है वो न्यूज़ चल रही है इस वक्त कि देखो भाई, ये जो ठरकी चौकीदार है ये कह रहा है कि हमने उसकी कोई ज़मीन ने कब्जाई और वो यूएन ने पहुंच गया। चाइना जो है वो यूएन ने पहुंच गया और उसने कहा कि देखो भाई, गलवाहल झील भी मेरी है, लद्दाख भी मेरा है। और ठरकी चौकीदार खुद कह रहा है कि भाई हम इसकी 1 इंच ज़मीन में नहीं आए, तो भैया इनसे कहो हमारी ज़मीनों से वापस जाएं। यानी लद्दाख हमारा नहीं, गलवाहल झील हमारी नहीं, तो फिर वो जो फौजी शहीद हुए तो वो कैसे शहीद हुए? क्या हमारे फौजी इतने बेवकूफ़ थे कि वो चाइना की ज़मीन में चले गए और कहा आबेल मुझे मार, और हथियार भी लेकर नहीं गए? तो क्या हमारे फौजी को इतना मजाक उड़ाया जाएगा, उनको इतना जलील करा जाएगा, उनकी शहादत पे इतनी गंदी राजनीति करी जाएगी? और ये तवायफ मीडिया के जो घुंघरू हैं सारे के सारे आरएसएस के हेड ऑफिस में टूटते हैं या हमारे ठरकी चौकीदार के चारों तरफ घूमते हैं। वो अंजना ओम कश्यप मोदी, आपको याद होगा सन 2014 में ये मोदी की बीवी बनकर बैठ गई थी और फिर बेचारी ने, जब लोगों ने इसको जलील करा था तो इसने मोदी हटा दिया था। लेकिन आज भी ये ठरकी चौकीदार की वफादार बीवी वाला काम करती है और हर दफ़ा ठरकी चौकीदार को प्रोटेक्ट करके ले जाती है। सारी गलती कभी फौजियों की निकाल देगी, कभी भारतीयों की निकाल देगी, कभी चाइनीज़ की निकाल देगी, लेकिन ठरकी चौकीदार पे कोई आंच नहीं आने देती। वाकई पत्नी वर्ता हो तो बिल्कुल अंजना ओम कश्यप जैसी हो। यानी कि मैंने तो सुना था कि मर्द जो होते हैं वो 2 बीवियां रखते हैं, ये घर वाली बाहर वाली। ये पहली देखिए भाई, ये घर वाला अलग रखती है और बाहर वाला ठरकी जो हमारा चौकीदार है उसकी बीवी बनी हुई है। तो राजस्थान तक की फौज आ चुकी, जिस तरह आप हालात देख रहे हैं, सारा इनका बस नहीं चल रहा। अगर यही हालात रहे तो ये भारत को जो है वो श्रीलंका से छोटा कर देंगे। नेपाल भी हमारे पे कब्जा कर चुका। और चाइना की अक्लमंदी देखिए, चाइना ने बांग्लादेश को भी अपने फेवर में कर दिया है। जो सामान भारत को देता था, जो ऑर्डर भारत को मिलते थे, वो सारे के सारे उसने बांग्लादेश को देने शुरू कर दिए। और इनके जो ये ठरकी चौकीदार की जो आर्मी है, पागलों की आर्मी है। मैं भाई आप लोगों से कहना चाहती हूँ भाइयों, ये बीजेपी वाले इतने पागल हैं, इतने ठरकी हैं कि इनके पागलपन की इतनी इंतहा है कि इनको कोई पागल खाने वाला भी एडमिट ना करे। वो ये कहेंगे भाई पागल आते हैं, इतने पागल थोड़ी आते हैं हमारे, कुछ तो बुद्धि हो, ये तो बिल्कुल ही मंद बुद्धि हैं, तो इनको तो पागल खाने वाले भी ना ले, तो इतने बड़े वाले पागल हैं। तो इन्होंने, इनका जो ठरक चल रही है, ये क्या कर रहे हैं, 20 वाली झालर तोड़ रहे हैं, 10,000 वाला एलईडी तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं चाइना की चीज़ों का बाइकआउट करें। इनका जो तवायफ मीडिया है, ये जो कंपेन चला रहा है, आपको मालूम है जिस चैनल पे ये बैठे हुए हैं उस चैनल का टोटल सेटअप चाइनीज़ है और इवन उनके जो न्यूज़ को स्पॉन्सर कर रहे हैं वो भी चाइनीज़ कंपनी है। और ये हमारा ठरकी चौकीदार जो है, जब ये गुजरात का सीएम था
टोटल का टोटल इसने गुजरात में जो है चाइना को दबा के ठेके दिए थे। हमारे भारत का कोई भी पीएम या कोई भी सीएम इतना चाइना नहीं गया जितना चाइना ये गया। 5 बार गया भैया, चाइनीज प्रेसिडेंट को झूले झुला रहा था भाई, झूले झुला रहा था। और अब कह रहा है नहीं भाई चाइना तुझे जो लेना ले ले, हमारी ज़मीन हमारी नहीं तेरी ज़मीन है, तू ले ले। हम तो क्योंकि भैया मेहमान को भगवान समझते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही भगवान समझ रहा है। कह रहा है भारत को तो मैंने वैसे ही बर्बाद कर दिया है, सारी कंपनी मैं बेच खाया, ज़मीन तू उठा के ले जा। क्योंकि ये तो अंबानी अदानी का चौकीदार है, आपको पहले से पता होगा। बताइए भाई, अंबानी जो है वो दुनिया का 10वां अमीर तरीन आदमी है, और इस ठरकी चौकीदार ने अंबानी के 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। यानी गरीबों के लिए चवन्नी नहीं है इसके पास। लोग चल चल के मर गए, मजदूर सड़कों पर चल चल के मर गए, उनके लिए इसके पास 15 रुपए का जूता नहीं था इस ठरकी चौकीदार के पास, है ना। और जो दुनिया का 10वां अमीर आदमी है उस पे इसने 1 लाख करोड़ का जो है कर्जा माफ कर दिया। तो ये चौकीदार है, सही बोलता है ये ठरकी, बिल्कुल चौकीदार है ये चाय वाला। लेकिन ये हमारा चौकीदार नहीं है, ये अंबानी का चौकीदार है, ये अदानी का चौकीदार है। तो अब हमारे साथ ट्रेजेडी ये है कि हमारे अंदर ही गद्दार हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि हम कोई भी कौम क्यों बर्बाद हैं। अगर दलित हैं तो वो क्यों बर्बाद हैं, क्योंकि उनके अंदर वो यूनाइटेड नहीं हैं। वो भी बहुत कम कम पैसों में बिक जाते हैं, लेकिन वो मुफलिसी में बिकते हैं। यही मुसलमानों का हाल है कि हमारे रेंटल मुल्ला होते हैं जो स्पेशली जलील होने जाते हैं इनके स्टूडियो में, और जलील होते हैं। वो 15,000 10,000 रुपये लेते हैं, टोपी लगाते हैं, और यही आतंकवादी चैनल जो ओए मुल्ला चुप हो, चल मुल्ला निकल, चल मुल्ला ये कर। तो यानी कि वो सारा फ्रस्ट्रेशन RSS वाले निकलवाते हैं कि मुसलमानों को यहाँ बुलाओ, दाढ़ी वालों को बुलाओ, टोपी लगवाओ, और उनको 15-15 हज़ार में, 10-10 हज़ार में उनको जलील करो। इस तरह ही अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि सारे के सारे ठरकी होते हैं, नारंगी पिस्सू जो होते हैं, ये तो आतंकवादी हैं। तो इन्हें बड़ा अच्छा फील होता है जब ये किसी मजहब को गालियाँ देते हैं। तो इस तरह ये रेंटल इमाम इनको मिल जाते हैं, 10-10 12-12 हज़ार में उनको बुलाकर ये जलील कराते हैं। तो मैं आपसे पहले ही कह, किसी भी कौम की मौत कब होती है? जब वो कौम हक का साथ देना छोड़ दे, जब वो कौम जो होती है सच को सच कहना छोड़ दे, तो वो कौम जो होती है वो लाशें ढोती है। और आज हमारी कौम जो है, मुस्लिम कौम जो है, वो लाशें ढो रही है। आज जो ये जितना भी बहुजन समाज है ये लाशें ढो रहा है। क्यों? क्योंकि ये हक का साथ नहीं देते, बहुत जल्दी जल्दी बिक जाते हैं। भाई चलो मैं 3-4 महीने पहले आपको लेके चलती हूँ। अगर आप लोग दिल्ली से हैं और अगर आपको जाफराबाद का प्रोटेस्ट याद होगा, जो लोग मेरे साथ जाफराबाद से जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक कमाल की बात बताती हूँ। अभी पिछले हफ्ते मैं जाफराबाद गई थी, मैं जाती रहती हूँ, मैं जाफराबाद पिछले हफ्ते 4 महीने बाद गई थी। बस ये समझ लीजिए जब से लॉकडाउन हुआ था, मैं जब से गई थी, पहली बार गई थी। मैं जाफराबाद गई थी, मैं मौजपुर गई थी, और मैं एक वहाँ पर मौजपुर के पीछे आबादी है विजय मोहल्ला, मैं वहाँ गई थी। और मुझे वहाँ बड़ी अजीब गरीब बात पता चली कि जब मैं जाफराबाद प्रोटेस्ट में जाती थी तो वहाँ एक चुड़ैल टाइप की एक लड़की थी, उसका नाम था नाज। बड़ी फकीरनी सी थी, एक जीन्स थी, मतलब मैंने 2 महीने में वहाँ गई और 2 महीने में उसने वो जीन्स नहीं उतारी, काली जीन्स में ही रहती थी, शक्ल सी वैसी लगती थी, झुग्गी झोपड़ी से आती थी। तो चौहान बागर की वो गंध कहती थी, वैसे चौहान बागर की गंध, जो अपना आपको कैटरीना समझती थी। मुझसे बड़ा उसको इशू था, मुझे कभी नहीं बोलने देती थी। 2 बार मैंने बड़ी मुश्किल से स्पीच दी स्टेज पर, उसके बाद उसने मुझे बोलने नहीं दिया। लेकिन मैं अपना माइक लेके जाती थी, अपनी वीडियो बनाती थी, उसको कवर करके लगा देती थी। बाद में पता चला भाई मुझे क्यों नहीं बोलने देती थी, क्या कहती थी, ये सलाम करती हैं, ये मुसलमानों जैसी बातें करती हैं। यानी उसका नाम था नाज, और उसने देखी कि मुसलमानों का कितना बड़ा सर्वनाश करा, कितना बड़ा सत्यानाश करा। मुझे अभी पता चला 7 दिन पहले कि वो कपिल मिश्रा की रखेल है। कपिल मिश्रा जिसने दिल्ली दंगे भड़काए थे। मैं हैरान कि कपिल मिश्रा की रखेल कैसे हो गई। तो मुझसे मतलब एक बंदे ने नहीं कहा, कम से कम 100 बंदों ने मुझे रोक के कहा कि इस हरामखोर सत्यानाश नाज ने जाफराबाद की मासूम औरतों को भड़काया, वर्गलाया और जान के मेट्रो के नीचे लेकर गई। क्योंकि कपिल मिश्रा की तो प्लानिंग थी, RSS की प्लानिंग थी कि दिल्ली में दंगे करने। अब इशू कहाँ से आए भाई? शाहीन बाग तो 2-3 महीने से चल रहा था, शाहीन बाग का तो इशू नहीं उठा सकते थे, वो तो पहले से बैठे थे। अब नया करंटली इशू उनको चाहिए था, तो कैसे चाहिए था? तो इन्होंने उस नास को, जो कपिल मिश्रा की रखेल थी, इसको मोटिवेट करा, इसको कहा कपिल मिश्रा ने कि हम तुझे फंडिंग करेंगे। और आपको मालूम है उसको कितनी फंडिंग हुई? उसको 30 लाख रुपए दिए गए RSS की तरफ से। 30 लाख देना, तो बेचारी औरतें तो सीधी सादी थी, उन्होंने सोचा भाई अंधों में काना सरदार थी, स्टेज पे चढ़ी रहती थी, बकवासें हाँकती रहती थी। तो उसने उनको, औरतों को जबरदस्ती, जब दिल्ली बंद हुआ था, और इसमें हमारा चंद्रशेखर आज़ाद है, ये भी इसमें शामिल था। तो जिस दिन दिल्ली बंद हुआ था तो इसने जबरदस्ती उन औरतों को जाकर सीलमपुर मेट्रो के नीचे, जाफराबाद मेट्रो के नीचे बिठा दिया। हालांकि मुझे भी वाली बात बुरी लगी थी, क्योंकि जाफराबाद प्रोटेस्ट एक ऐसा प्रोटेस्ट था, बिल्कुल सही
सही जगह चल रहा था, ऑलरेडी उनके पास इतना स्पेस था कि वहां पर वो 10-15 हजार औरतें आती थी। तो वो ऐसी क्या मजबूरी थी कि तूने उनको सड़कों पर लाके बिठाया था? और उस सड़क को जाम करने से मोदी का क्या जा रहा था? हैं, चाय वाले का क्या जा रहा था? तड़ी पार का क्या जा रहा था? उसमें नुकसान हमारा था, क्योंकि सड़कें हम यूज करते हैं, सरकारें यूज नहीं करती। सड़कें हम गरीब यूज करते हैं। तो हम, हमारी कौम या हमारी कौम या हम जो अगर भारतीय हैं, तो हम अगर पक्के वाले देशभक्त हैं, तो हमारी जात से किसी को चवन्नी का नुकसान नहीं होना चाहिए। और अगर हमारी जात से किसी को चवन्नी का नुकसान है तो हम गद्दार हैं। तो वो बहुत गलत डिसीजन था जो औरतें उसके बहकाए में आ गई थी और जाफराबाद मेट्रो के नीचे जाकर बैठ गई थी, और वहीं से दंगों को हवा दी गई। वहीं से फौरन ये जो कपिल मिश्रा है, जिसकी ये रखेल है नाज, इसने कपिल मिश्रा ने डायरेक्ट कहा हटा लो, नहीं तो मैं मार दूंगा, मैं भून दूंगा। और ये हरामखोर जो नाज थी, ये औरतों को बेवकूफ बनाती रही, नहीं 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 कुछ नहीं होगा, हम साथ हैं, हम ये करेंगे। उधर से जो ये चंद्रशेखर आजाद है, ये बेवकूफ बनाता रहा, नहीं 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 बैठे रहो, हम तो, हमारी पार्टी तुम्हारा साथ देगी, हम तुम्हारा साथ देंगे। क्योंकि लेकिन बीजेपी तो पूरी प्लानिंग कर चुकी थी, कपिल मिश्रा को तो पता था ये होना है, और नाश को भी पता था ये होना है। जब तो उसने 30 लाख रुपए लिए थे, वो फकीर ने जिसके घर में 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं चलती, उसने 30 लाख में मुसलमानों का सौदा करा। उसने पूरा जाफराबाद को जलवाया, पूरा बाबरपुर को जलवाया, पूरा शिव विहार को जलवाया, पूरा मुसाबाद को जलवाया, पूरा नूर इलाही को जलवाया। मतलब इतनी सैकड़ों बस्ती उसने हरामखोर ने 30 लाख में इंसानों को सौदा करके बैठ गई। वो हरामखोर नास, जिसका नाम है सत्यानाश, यानी हर कौम में होती है। जैसे नागनी तिवारी है, नागनी तिवारी भाई एकदम से देखो ना आप कहाँ से आई, 55 साल की बुढ़िया एकदम से किसी जान की बहन करके आ गई। एकदम से तू कैसे बन गई जान की बहन? 55 साल की है तू, कहाँ मरी पड़ी थी तू? एकदम से तू देशभक्ति कैसे बन गई? क्योंकि भाइयों इनके साथ ट्रेजेडी है। क्योंकि अगर आप साधी प्रज्ञा को जानते हैं, जो भगवा आतंकवादी की सबसे बड़ी आतंकवादी, और मालगांव में सन 2008 में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें साधी प्रज्ञा दोषी पाई गई थी। वो जो बाइक जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, दोनों बाइक साधी प्रज्ञा के नाम पे थे। अब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, वो एम्स में पड़ी हुई है। वैसे तो जब ये बीजेपी वाले होते हैं या आरएसएस के दल्ले पिल्ले होते हैं, जब कोई आम पब्लिक मर रही होती है, इनका कोई गोबर भगत ही मर रहा होता है, तो उसको कहते हैं जा गाय मूत्र पी ले, गाय के ऊपर सहला दे तो बीपी सही हो जाएगा, गाय का गोबर का लेप कर ले तो ये हो जाएगा, सोना आएगा। लेकिन जब ये खुद मर रहे होते हैं दल्ले पिल्ले, तो ये जाते हैं एम्स। तो वो एम्स पड़ी हुई है। और वही जब तू लाशों का सौदा करेगी, चाहे हम हिंदू हों, चाहे हम मुसलमान हों, चाहे हम सिख हों, चाहे हम ईसाई हों, चाहे हम पारसी हों, हम खुदा को मानते हैं, एक खुदा को मानते हैं, चाहे किसी को भी मानते हो, वे ऑफ हमारा प्रे अलग हो, लेकिन हम मानते हैं ना कि ना कोई गायबी ताकत है जो हमें कंट्रोल कर रही है, हमें चला रही है, तो वो हमें पनिश भी करेगी। तो ये भूल गई उस वक्त कि मुझे इसका रिजल्ट भी मिलेगा, और आज अल्लाह ने इसको रिटर्न दिया है। इसके दिमाग में पस पड़ गया है, कैंसर हो चुका है इसको, साधी प्रज्ञा को। हालांकि वो बात अलग है, कैंसर का इलाज मूत्र से करवाते हैं, खुद नहीं करेंगे। अंधी हो चुकी है, इसको नजर आना बंद हो गया, ये अंतिम सांसें अपनी एम्स में गिन रही है। तो जब ये मरने वाली थी तो बीजेपी वाले परेशान थे, हमारी एक दल्ली तो मर रही है, एक आतंकवादी मर रही है, अब इसका रिप्लेस कहां से लेकर आए? तो इसका रिप्लेस लाने के लिए इन्होंने एक नागनी तिवारी को तैयार करा, जो टेढ़े मुंह वाली है। वो आरएसएस के उसमें किसी कोठी में झाड़ू पोछा करती है। मैंने आपको पहले बताया था कि निर्माण विहार में एक आरएसएस वाले की कोठी है, उसमें वो झाड़ू पोछा करती है, और उसकी बेटी उस कोठी में साथ रहती है। मतलब डबल मजा है। बुढ़िया पॉलिटिक्स में चली गई और बेटी को दे दिया, जाओ भाई यूज करो, आराम से यूज करो। तो अब उसका रिप्लेस, साधी प्रज्ञा का जो रिप्लेस है, वो इसको लेकर आए थे, नागनी तिवारी को। और मुसलमानों की नागनी तिवारी कौन है? ये नाज जो है, सत्यानाश, चौहान बागर की है। और जाफराबाद वाले इसकी शक्ल पे थूकना पसंद नहीं करते, इसको गालियां दे रहे हैं। इवन मौजपुर वाले इसको गालियां दे रहे हैं, वेलकम वाले मुसलमान इसको गालियां दे रहे हैं कि इसने मुसलमानों के साथ गद्दारी करी, इसने औरतों के जज्बे से खेला। और ये देखिए कमाल की बात, वैसे तो जामिया से भी उठ रहे हैं, सब जगह से उठ रहे हैं, इंदर लोग के उठ रहे थे, सब जगह से उठ रहे थे, पुलिस वालों ने इसको क्यों नहीं उठाया? जाफराबाद में तो ये बैठी थी डायन, इसको क्यों नहीं उठाया? उठाते कैसे? ये तो मास्टरमाइंड थी, ये तो कपिल मिश्रा की रखेल थी, इसको कैसे उठा लेते? तो पुलिस वालों ने इस पे हाथ नहीं डाला, क्योंकि ये कपिल मिश्रा की रखेल थी। कपिल मिश्रा तो खुद आतंकवादी है, तो आतंकवादी की रखेल भी तो आतंकवादी ही होगी। वो हमारी बदकिस्मती है, ये हरामखोर हमारी कम्युनिटी से है और जाफराबाद में चौहान बांगर में रहती है। तो अगर आप भी कोई इस पर जानते हैं, 1000 बार इस पर मलामतें करें, और जहां भी नजर आ रहा है सुअर की बच्ची, इस पर चप्पलों की बारिशें करें, क्योंकि ये गद्दार है, कौम की गद्दार है, नेशन की गद्दार है, भारत की गद्दार है, और ये हजारों मुसलमानों की कातिला औरत है।
तो बस मैं यही कहूंगी कि जिस तरह आप बने हुए हैं बने रहिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।